लाइव है। ठीक है ठीक है। राम राम सभी दोस्तों को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। अंकुर, दीपेश, सोहित, अनुराग, पूजा, दीपा, सोनाक्षी, दीक्षा। ठीक है। राम राम सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को। ठीक है, चलो जैसे कि हम अपनी 3 क्लास करवा चुके हैं बायोलॉजी की, पाचन तंत्र की 3 क्लास हो चुकी है और उसमें हमने अपनी आहार नलिका कंप्लीट कर ली है। आज क्लास नंबर 4 है और ये भी पाचन तंत्र की है और आज अंतिम क्लास है पाचन तंत्र की। आज का टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियाँ। आज का टॉपिक क्या रहेगा? पाचन ग्रंथियाँ। बोर्ड कहाँ गया? आज हमें पढ़ना है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ हमने 3 बताई थी, दिख रहा है ना? ठीक है। पाचन ग्रंथियाँ हमने 3 बताई थी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि, ये तीनों हमें पढ़ानी है। लार ग्रंथि इसमें हम पढ़ा चुके हैं। जैसे ही हमने मुख गोवा पढ़ा था तो वहीं पे हमें लार ग्रंथि कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब आज ये 2 पढ़नी है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और नहीं भी तो रिवीजन करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपके पास दबाव बढ़ता रहेगा पढ़ाई का। इसलिए रिवीजन साथ के साथ करते रहे और आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, पूजा जी कह रही है कि पितरस नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चे, पहले पितरस ही पढ़ा देते हैं। जैसे कि मैंने कल पढ़ा था आपको छोटी आंत। छोटी आंत में एक उसका सबसे बड़ा भाग होता है डिओडियम, और डिओडियम में ही पितरस, आंतरस और अग्नाशय रस, ये तीनों आकर मिलते हैं और भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। और जो शेष भाग बचता है, जिसे हम मल के नाम में मल के रूप में जानते हैं, वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है, या बड़ी आंत से होता हुआ जो शेष बचता है वो बाहर निकल जाता है गुदा के रास्ते। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले पितरस। तो पितरस ही पढ़ लेते हैं पहले, जब पूजा जी ने कहा है पितरस। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है या पितरस कौन बनाता है। अगर हम बात करें, इसे स्रावित कौन करेगा? यकृत करेगा। और पितरस कहाँ पे संचित होता है? यह संचित होता है पित्ताशय में। इसका मतलब कि पित्त को बनाने का काम किसका है? यकृत का है। और इसे स्टोर करने का काम किसका होगा? पित्ताशय का होगा। पित्ताशय को ही क्या कहते हैं? पित्त की थैली। पित्ताशय को पित्त की थैली कहा जाता है। और अगर पूछा जाए पितरस कैसा होता है, अगर इसकी प्रगति पूछेगा, पितरस की प्रगति क्षारीय है, यानी कि इसके अगर इसका रंग पूछेगा, गाढ़े हरे पीले रंग का। तो इन दोनों से एक क्या बनता है? अगर इन दोनों की बात करें, इसे कह सकते हैं हम गाढ़े हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव्य है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, काफ़ी एग्जाम में देखा भी गया है कि इस तरह का पूछा है कि पितरस की प्रगति कैसी होती है, या पितरस होता है गाढ़े हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। इस तरह से ऑप्शन भी मिलेगा, या तो इस लाइन से आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, या फिर या तो उसकी प्रगति या रंग अलग अलग मेंशन करेगा। तो आगे चलते हैं पितरस के बारे में ही। पितरस
अगर आपसे पूछा जाए प्रतिदिन कितना पितरस हमारे बॉडी में स्रावित होता है प्रतिदिन, तो ये हो जाएगा 600 मिलीलीटर प्रतिदिन स्रावित करता है यकृत हमारे बॉडी में पितरस को। क्या अगला क्वेश्चन बनता है, क्या पितरस पाचन में सहायक है? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, यह पाचन में सहायक नहीं है। पाचन में सहायक नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं उपस्थित होते। इसका मतलब है इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते। अगर बात करें इसमें पित्तरस में क्या उपस्थित है, इसमें 2 पित्त लवक पाए जाते हैं, पित्त लवण। और पित्त लवण कौन कौन से हो जाएंगे? एक का नाम हो जाएगा बिलीरुबिन, RUBIN, बिलीरुबिन, और एक हो जाएगा बिलीवर्डिन। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन दोनों पित्त लवण से। इसका मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में? इन्हीं के कारण मल का पीला रंग होता है। एग्जामिनर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा कि मल का पीला रंग किस कारण से होता है? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन 2 देगा, ये दोनों, या फिर ऐसे देगा कि ये दोनों क्या है? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को पित्त लवण कहते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। और अन्य लवण भी पाए जाते हैं, इसमें 2 अन्य लवण होते हैं। एक का नाम होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, दूसरे का नाम होता है सोडियम टारकोलेट। ये दोनों लवण किसके साथ क्रिया करते हैं? जल के साथ क्रिया। और क्या बनाते हैं? ये भोजन में आई हुई वसा को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देते हैं। या इस तरह कह सकते हैं, भोजन में उपस्थित वसा को, भोजन में उपस्थित वसा को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। एक मिनट। स्वागत है एक बार फिर से सभी का। सॉरी दोस्तों, दरअसल फैमिली का फ़ोन आ गया था, सिस्टर है, उनका कॉल आ गया था तो बात करनी पड़ी, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं और तेज़ी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आज चैप्टर ख़त्म करना है। जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट 2 लवण होते हैं पित्तरस में, और ये क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में उपस्थित जल के संपर्क में ये आते हैं, अभिक्रिया करके जो भी भोजन में वसा आती है उसे छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिससे कि हमारा शरीर उसे आसानी से पचा सके। इस छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? वसा का इमल्सीकरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत ही पूछा गया है। यूपी PCS में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वसा का इमल्सीकरण किसे कहते हैं, प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट, पित्तरस किस में सहायक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से विटामिन का ये पाचन कराने में सहायक है। विटामिन K, E, D, A का संश्लेषण कराने में ये सहायक है। ठीक है,
तो अब पढ़ते हैं दूसरा। एक रस और मिलता था, वो है आंत्र रस। अगर पूछा जाए आंत्र रस स्रावित कहाँ से होता है, ये स्रावित होता है आंत्र ग्रंथि से। पूछेगा कितना प्रतिदिन कितना स्रावित होता है, प्रतिदिन यह होता है प्रतिदिन 2 से 3 लीटर। उसी तरह इसका रंग भी पूछेगा, रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। ठीक है, पाचक एंजाइम भी पूछेगा यहाँ से, कौन कौन से पाचक एंजाइम निकलते हैं इससे। पाचक एंजाइम एक निकलता है माल्टोज, एक निकलता है सुक्रोज, एक निकलता है लैक्टोज, एक निकलता है इरिप्सिन। इरिप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि ऊर्जा, ग्लूकोज से क्या मिलती है हमारी बॉडी को, एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा। और इरिप्सिन क्या करता है, ये करता है प्रोटीन के अवयवों को प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में तोड़ता है इरिप्सिन। यानी कि इसमें पाचक एंजाइम माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तीनों होते हैं ये, और ये तीनों क्या हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा यही देते हैं भोजन में। ठीक है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। इसमें समझाने के लिए ज़्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी प्रगति, प्रतिदिन कितना स्रावित होता है, 2 लवण और इसकी रंग वगैरह जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, उधर छोड़ देते हैं। अग्नाशय रस भी मिलता है। कमेंट आपके बाद में देखूंगा, क्योंकि आज ये चैप्टर ख़त्म ही कराना है अपने। और कमेंट का इस्तेमाल केवल डाउट पूछने के लिए क्या करें, बेफालतू के कमेंट में टाइम भी जाता है, सब कुछ जाता है। जितने आपके डाउट है वो सब कमेंट में करते रहिए, आपका आंसर मिलता रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी आंसर। अब पढ़ते हैं पहले यकृत। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही पूछेगा, कहाँ पर उपस्थित होता है यकृत, उदर भाग में, दाईं तरफ उपस्थित। दूसरा, यह द्विपाली अंग है। इसका भार पूछेगा, यकृत का भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम। यकृत कोशिका का नाम पूछेगा, यकृत की कोशिका को क्या कहते हैं, यकृत कोशिका होती है हेपेटिक कोशिका। यकृत के कार्य, पित्तरस को स्रावित करता है,
विटामिन के, ई, डी, ए का संश्लेषण। तीसरा कार्य यूरिया का संश्लेषण भी यहीं से होता है। यूरिया संश्लेषित कौन करेगा? यकृत ही करेगा। चौथा कार्य भाई आरबीसी निर्माण के लिए आयरन स्टोर करना। ठीक है, तो ये सब इसके कार्य हो गए। नोट कीजिए एक बार दमादम। इसमें से सुहानी जी पूछ रही है कि उदर भाग क्या होता है। देखिए बच्चे, हमारी बॉडी जो होती है दो भागों में हम उसे डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है इसे उदर भाग कहते हैं, और जो ये पेट वाला रीजन है इसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है। एक मिनट, वीडियो रोक दो, कॉल आ रहा है। ठीक है, क्लास चल रही है। कर रहा हूँ, 15 मिनट के बाद कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसे। ठीक है, वह उदर भाग तो मैंने आपको बता दिया। उदर भाग जो छाती वाला जो रीजन होता है बॉडी का, उसे उदर भाग को कहते हैं। द्विपाल्य अंग क्यों कहते हैं इसे? देखो बच्चे, द्विपाल्य अंग इसलिए कहते हैं, इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है ये, यानी कि दो भागों में डिवाइड होता है, पहला भाग दूसरा भाग, इसलिए इसे कहते हैं द्विपाल्य। तीसरा, इसकी कोशिका को हेपेटिक कोशिका कहते हैं। इसके बाहर पूछेगा 1.2 से 1.5, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी, ये सब कुछ इसमें। और पित्तरस का स्रावन करता है, तो मैं बता ही दिया। कीड़े का संश्लेषण भी यही करता है। कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी, ए, वो वाला कीड़ा नहीं भाई। ठीक है। और आरबीसी निर्माण के लिए आयरन का स्टोर भी करता है, आरबीसी निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये तो सब हो गया इसका। बालियान जी कह रहे हैं कि हेपेरिन का स्रावन। ठीक है बच्चे, हेपेरिन का स्रावन भी यही करेगा। हेपेरिन आपको जानना, हेपेरिन का स्रावन ये मैं आरबीसी में बताता, लेकिन ठीक है चलो आपने कह दिया। हेपेरिन क्या होता है? जो भी हमारे शरीर के अंदर जैसे ब्लड घूम रहा है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है हेपेरिन। हेपेरिन इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जैसे ही हमने देखा है कि रक्त बाहर आता है और वायु के संपर्क में आते ही विटामिन के की मदद से ये रक्त का थक्का बना लेता है, और हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का न बने इसलिए यकृत से ही हेपेरिन का स्रावन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक ही रह गया बस, अग्नाशय रस, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये से कहते हैं हम सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से करती है। अगर हम इसका भार की बात करें, भार कितना होता है? 100 ग्राम इसका भार होता है। और इसकी बात करते हैं, दो प्रकार का स्रावन करती है ये, दो प्रकार से स्रावित करती है। ये दो कोशिका में विभाजित होती है। कौन कौन सी दो कोशिका? एक को कहते हैं हम अंतःस्रावी, दूसरे को कहा जाता है बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी क्या करती है? हार्मोन्स का स्रावन करती है।
पूरे अग्नाशय का 1 से 2% होती है। तीसरा, ये जो स्रावन करेगी रक्त के माध्यम से करेगी, और ये नलिका विहीन होती है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सभी पॉइंट समझा दूंगा। ये नलिका विहीन होती है। दूसरा, इसमें 2 कोशिका होती है। एक को कहते हैं हम अल्फा कोशिका, वो मतलब अल्फा ले लो, चलो अल्फा कोशिका। दूसरे को कहा जाता है बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका क्या करती है? अल्फा कोशिका ग्लूकागोन बाहर निकालती है। और बीटा कोशिका इंसुलिन बाहर निकालती है। चलो अंतःस्रावी भी, बाह्यस्रावी भी बता देते हैं। बाह्यस्रावी क्या होती है? ये नलिका के माध्यम से स्रावन करती है। ये नलिका के माध्यम से स्रावन करती है। दूसरा, नलिका युक्त तो होगी जब नलिका के माध्यम से स्रावन करेगी। किसका? एंजाइम प्लस रस का स्रावन करती है। एंजाइम प्लस रस का स्रावन करती है। अग्नाशय रस का स्रावन करती है। ठीक है, तो अग्नाशय रस, ये देखिए अब थोड़ा समझ लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। पहले तो सबसे पहले अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय हमारे शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है इसे? मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाह्य स्रावन भी करती है और अंतःस्रावन भी करती है। बाह्य स्रावन नलिका के द्वारा करती है, यानी कि अगर इसे कोई एंजाइम है, ये मान लिया ये यहाँ पर अग्नाशय है इस तरीके से, और इसे श्रवण करना है यहाँ पे, तो ऐसी एक नलिका जुड़ी होती है, इसके माध्यम से करेगा। वही कोई ऑर्गन यहाँ पे है, इसे श्रवण करना है यहाँ पर, हार्मोन्स भेजने हैं, तो ये रक्त जैसे फ्लो हो रहा है ना हमारी बॉडी में, रक्त के द्वारा ही ये पहुँचेगा। तो इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी। ठीक है, बाह्यस्रावी वो होता है जो सीधा जुड़ा रहता है ऑर्गन से, और हमारी उसमें नलिका भी होती है, नलिका के माध्यम से श्रवण करता है। ठीक है, बाहर इसका 100 ग्राम 2 कोशिका में बटा होता है, हार्मोन्स का स्रावन। और यहाँ पे आया था अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। ग्लूकागोन क्या होता है? रक्त शर्करा। ग्लूकागोन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रक्त शर्करा। यानी कि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में शर्करा जो होती है ग्लूकागोन की वजह से होती है, और इसे कौन स्रावित करता है? अग्नाशय की अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन बाहर निकलता है। आपने सुना अगर मधुमेह का रोग हो जाता है तो डायबिटीज़ वगैरह इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी कि रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है इंसुलिन, कम या ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, यह नलिका के माध्यम से श्रवण करेगी, बाह्यस्रावी होती है, और एंजाइम प्लस रस निकालेगी। अग्नाशय रस मैं बता चुका हूँ कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है डिओडियम, उसमें जाके भोजन के साथ मिलता है और पूर्ण पाचन करा देता है भोजन का। तो अग्नाशय रस के बारे में पढ़ लेते हैं। अग्नाशय रस क्या होता है? अग्नाशय रस, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसमें जल कितना होता है? जल होता है इसमें 98%, और 2% इसमें एंजाइम होते हैं। और एंजाइम कौन कौन से हो गए इसमें?
पहला एंजाइम होगा यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन, दूसरा एंजाइम होगा लाइपेज, तीसरा एंजाइम निकलता है यहाँ से इमाइलेज, ये 3 एंजाइम निकालता है अग्नाशय रस, 3 एंजाइमों से मिलकर, और इन तीनों को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इन तीनों को कहते हैं हम पूर्ण पाचक रस, यानी कि पूर्ण पाचन भोजन का ये तीनों ही करा देते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अग्नाशय आपका कंप्लीट है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, जल्दी से नोट करें, आपका ये चैप्टर भी पूरा हो गया। साइड हो जा रहा हूँ मैं, जल्दी से नोट कीजिए। एपेरीन भी हो जाता है, चलो एक बार दोहरा देते हैं। ठीक है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी, और सबसे बड़ी अगर मिश्रित ग्रंथि यह है तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत होगी। ओहो तो लिखा ही नहीं। यकृत को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत हो जाएगी, या इसे कहा जाएगा सबसे बड़ा आंतरिक अंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन डबल गेम खेलता है। क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पर एग्जामिनर करता है कि वो क्वेश्चन भी देता है कि आपको बताना है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होगा। अगर वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात कर रहा है तो वहाँ पर आंसर आपको यकृत देना है। अगर वो ये पूछेगा कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, वहाँ पर आपको अग्नाशय देना है। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है हमारी बॉडी का, तो वहाँ पर त्वचा इसका आंसर होगी। सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नोट कीजिए। तब तक मैं देखता हूँ आपके कमेंट। ठीक है। उदर भाग बता, द्विपाली अंग किस लिए कहते हैं। इसकी संरचना 2 भागों में होती है, एक ऊपर एक नीचे, 2 भागों से मिलकर बना होता है, उसे द्विपाली अंग कहते हैं। 2 भाग, नाम से ही स्पष्ट है द्विपाली है। कोशिका हेपेटिक कोशिका होती है, पितरस का स्रवण करता है, हेपेरिन का स्रवण भी यही करेगा, हेपेरिन बता दिया। आरबीसी हमारा ब्लड ग्रुप 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 के मिलकर बनता है। लेकिन आरबीसी निर्माण के लिए क्या हमें किसकी ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है। और आयरन कौन स्टोर करता है, आयरन स्टोर करता है यकृत। कि जैसे ही हमारे शरीर में खून की कमी हुई तो आयरन के साथ मिलकर बॉडी में खून की मात्रा को पूरी करता है, इसलिए आरबीसी निर्माण के लिए आयरन स्टोर भी रखता है। ठीक है, और तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट इतना फैक्ट नहीं है। इसका भार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यकृत का, 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक, या तो ऑप्शन में वो आपको 1.5 ही देगा, या 1.2 या 3, 4 कुछ भी देगा, तो इतना होगा। वैसे एनसीईआरटी में 1.5 दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक ऑथेंटिक होती है। सुरभि कह रही है कि ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को बंद करते हैं, क्लास अगली करते हैं फिर थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, चलो। हाँ तो देखिए बच्चे, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। पाचन मैं पढ़ा चुका हूँ, पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें सभी ऑर्गन बताया गया है। ये 4थी वीडियो है, तो चारों वीडियो आप देखिए और इसे शांति से पढ़ते भी रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है और बहुत ही ज़्यादा सफलता के चांस है। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के 1 लाख पद आए हुए हैं। सॉरी, लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई है, और सुनने में आ रहा है कि यूपी कांस्टेबल भी मार्च या अप्रैल तक ही आ पाएगा। तो
तैयारी करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपना टाइम ये बेफालतू के कमेंट करने में ख़राब ना करें, हेलो हाय पूजा कहाँ से है, वो कहाँ से, इनमें टाइम ख़राब मत कीजिए बच्चा, आपका टाइम बहुत कीमती है। इसे सही दिशा में लेकर जाइए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये समय निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और ये भी बात पूरी सच्चाई है कि अगर एक वैकेंसी इस साल 2022 की वैकेंसी हाथ से निकल गई तो आने वाले समय में सरकारी नौकरियां बहुत कम होती जा रही है। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। तो इसी के साथ ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।